बैठो रघु और बताओ सबको कि क्या हुआ। मैंने कहा। फैज ने रघु को छोड़ दिया। रघु फिर बैठ गया। क्या हुआ? सफदर ने कहा। भाई क्या? सौरभ ने पूछा और मेरी तरफ देखा। वह हैदराबाद में था, सफदर ने कहा। मैं रघु की ओर मुड़ा। मैंने कहा, क्या तुम कृपया कृपया इन लोगों का भ्रम दूर करोगे? रघु बोला, मैं यह जानता हूं, मैं यहाँ जो भी कहूंगा आप मुझे बुरा आदमी ही मानोगे। मैं कहानी का खलनायक हूँ और अब आप ये सब लोग जानते हैं। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की उम्मीद नहीं है। आखिरकार मैंने उसे मार डाला। एक शाकाहारी तमिल ब्राह्मण लड़के जिसका उपनाम भोंडू था ने वास्तव में किसी की हत्या कर दी। हालांकि मैं लगभग बच निकला था। इतने सारे मुस्लिम संदिग्धों के साथ कोई भी तम ब्रह्म पर विचार नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ, पूर्व ग्रह का कभी कभी अद्भुत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। मैंने इसे अपने नंगे हाथों से किया। मुझे आज भी वह रात याद है। वह सो रही थी। ऐसा करना सोए हुए व्यक्ति के लिए आसान होता है। आप उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति को काटने से पहले से ही आगे निकल जाते हैं। जब वे जब वो सो रही थी तो उसे 30 सेकंड तक यह भी एहसास नहीं होता कि क्या हो रहा है। उसके बाद वे जाग जाते हैं। वे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है और घबरा जाते हैं। घबराहट उनके लिए और भी बदतर हो जाती है। घबराहट का मतलब है कि वे अपने हाथों और अंगों को इधर-उधर फेंकेंगे, जिसकी जिससे उनकी ऊर्जा और भी थोड़ी ऑक्सीजन उनके पास रहेगी, वह बर्बाद हो जाएगी। जारा भी घबरा गई। उसका पक्षी जैसे शरीर मेरी पकड़ से लड़ रहा था। मेरा दाहिना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर था। ऑक्सीजन से वंचित उसके फेफड़े हर सेकंड में कमजोर होते जा रहे थे। हर बार जब वह मुझे लात मारने की कोशिश करती तो मैं उसकी गर्दन को और कसकर पकड़ लेता। उसने मेरे फ्रैक्चर वाले बाएं हाथ पर भी मारने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे याद है कि मैं अपनी घड़ी पर समय देख रहा था। 1 मिनट और 10 सेकंड बीत चुके थे। अगर मौज मस्ती में समय तेजी से बीतता है तो किसी का गला घोटने पर समय धीरे धीरे बीतता है। मैंने इंटरनेट पर यह कैसे करें इस बारे में कई लेख पढ़े थे। उसने कहा कि किसी व्यक्ति को मरने में 7 मिनट तक का समय लग सकता है। 7 मिनट 420 सेकंड होते हैं। मुझे याद है कि मैंने उससे कहा था, ठीक है, तुम इतना हिलना बंद करो जारा, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी चाहिए थी। लड़ने की बजाय उसे अपनी गर्दन के मांसपेशियों को कसना चाहिए था, ताकि उसकी सांस की नली और कैरोटिड धमनियां इतना बंधन नहीं होती। बेशक उसे यह सब नहीं पता था। मेरी बेचारी खूबसूरत जारा शायद मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो उतनी स्मार्ट नहीं थी। मैं एक अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ। मैं अपने दिमाग से नहीं सोचता, महसूस करता हूँ और बातें कहता हूँ, भले ही मैं उन्हें मौखिक रूप से व्यक्त न कर पाऊँ। मुझे याद है कि उन अंतिम क्षणों में जब वह सांस लेने के लिए हाँफ रही थी, मैंने उसके साथ पूरी मानसिक बातचीत भी की थी। माफ करना जारा, मैं केक नहीं लाया। मैं अपने साथ इतना कुछ नहीं ले जा सकता था। मुझे तुम्हारे कमरे में आने के लिए उस पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तुम्हें और तुम्हारे एक्स को नियंडरथल जैसे चीजें रोमांटिक लग सकती हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बेवकूफी है, फिर भी मैंने ऐसा किया। देखो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे कि मैं किसी भी तरह से कम मर्द हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 100 लोगों के साथ अपनी खुद की कंपनी चलाता हूँ, कि मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो इस दुनिया में कोई भी मर्द नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में हिस्सेदारी भी दी, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे कमरे में जाने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ता, मैं अभी भी एक डरा हुआ भोंदू ही हूँ, जो मर्द नहीं है। लेकिन अब देखो, एक भोंदू के लिए बुरा नहीं है, है ना? मैंने इसके लिए 1 महीने तक ट्राइसेप्स और बाइसेप्स भी बनाए थे। मुझे सिर्फ एक हाथ से पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करना पड़ा, इसलिए मैं आज यह कर पाया।
जबकि मेरा दूसरा हाथ टूटा हुआ था। शायद इसलिए मेरी पकड़ इतनी अच्छी तरह काम कर रही थी। अब तुम कम विरोध कर रहे हो। तुम्हारे फेफड़े को यह एहसास हो गया है, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पानी से बाहर मछली की तरह तुम्हारे शरीर कुछ पलों के लिए कांप रहा है, फिर हार मान जाएगा। तुम्हें मछली खाना पसंद है ना जारा? और दूसरे जानवर? मरने से पहले उन्हें ऐसा ही महसूस होता है। यही कारण है कि मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे बहस से नफरत है, हिंसा से तो बिल्कुल भी नहीं। याद है केशव कैसे फोन करता था? वह मुझे भड़काने की कोशिश करता था। मैंने कभी उसके झांसे में नहीं आया। नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो आवेग में आकर कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा इन ईर्ष्या और क्रोध से भरा हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आवेग में आकर काम करना मूर्खों का काम है। मैं रघु वेंकटेश मूर्ख नहीं हूँ। मैं बदसूरत, बेवकूफ, तवा जैसा काला, चश्मिश, संभावित रूप से बदसूरत बच्चों का पिता या डरा हुआ बोंधू हो सकता हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। मैंने हफ्तों तक इस पर शोध और योजना बनाई है। मेरी योजना के अनुसार पुलिस या जो भी मूर्ख तुम्हारे हत्यारे को खोजने की कोशिश करेगा, वह हमेशा के लिए चक्कर ही लगाता रहेगा। ओह, और मैं एक ऐसे मूर्ख को जानता हूँ जो इस मामले को सुलझाने के बारे में जुनूनी हो जाएगा और हताशा में वो मर जाएगा। जारा, तुम्हें इस बात के लिए मुझ पर गर्व होना चाहिए। मैं लगभग चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अभी रिहा कर दूं। मैं तुम्हें अपनी शानदार योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो जाओ। मैं तुम्हारी प्रशंसा सुनना चाहता हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट और बाकी हैं। अब तुम हिलना बंद करोगी? यह एक अच्छा संकेत है। बेशक, तुम अभी मरी नहीं हो, बस बेहोश हो। मुझे नहीं पता कि पहले क्या काम आया। मैं तुम्हारी कैरोटिड धमनियों को दबा रहा हूँ, जिससे मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति बंद हो जाएगी। हालांकि मैं तुम्हारी श्वास नली को भी दबा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं है। शायद ये दोनों चीजें काम कर रही हो। मैंने कभी जीव विज्ञान नहीं लिया। तकनीकी हमेशा से मेरी पसंद रही है। अब बस 1 मिनट और बाकी है जारा। तुम आज रात अतरंग होना चाहती थी। मैंने मना कर दिया, हालांकि मैं चाहता था एक आखिरी बार। तुम हैरान दिखी। तुम देखो, मेरे पास समय नहीं है जारा। न ही मैं कुछ निशान छोड़ना चाहता हूँ। वैसे मुझे तुमसे पूछने का कभी मौका भी नहीं मिला। मैं उससे कैसे तुलना कर सकता हूँ? मैं कोई स्टड नहीं हूँ। मेरे पास 6 पैक या 6 फीट नहीं है। लंबा शरीर है। मेरे पास 6 इंच भी नहीं है। तुम जानती हो क्या क्या वह बड़ा है? मुझे नहीं पता कि मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ। ठीक है, 7 मिनट हो गए। अलविदा जारा। मुझे याद है कि मैंने अपनी पकड़ छोड़ दी थी। उसकी गर्दन पर गहरे लाल रंग के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कि गंदे बड़े आकार के हीकी का गुच्छा। मैंने उसके शरीर को बिस्तर के बीच में रखा और टेबल लैंप चालू कर दिया। मैं उसके कमरे में 1:50 बजे आया था। मैंने समय देखा था। 2:45 बजे थे। मैंने खुद को बधाई दी कि मैंने 55 मिनट में क्या हासिल किया है। मैंने बातें की, सोने का नाटक किया और हत्या कर दी। यह सब 1 घंटे से भी कम समय में। मैं न केवल स्मार्ट हूँ, बल्कि सुपर कुशल भी हूँ। मेरे हिसाब से मुझे 3:30 बजे तक निकलना चाहिए था, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और भी काम करने थे। सबसे पहले मैंने जारा का आईफोन उठाया। मैंने उसका अंगूठा टच आईडी पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ की छड़ियों जैसी लग रही थी। हालांकि पहली कोशिश में ही फोन खुल गया। मैंने उस व्यक्ति को मैसेज किया जिसके बारे में मुझे पता था कि वह एक वफादार कुत्ते की तरह जवाब देगा। मैंने केशव राज पुरोहित से चैट शुरू कर दी। उसने अपने मोटे दोस्त के साथ अपनी एक मूर्खतापूर्ण प्रोफाइल तस्वीर लगाई हुई थी। मैंने उसे मैसेज भेजा, तो अब तुम मुझे चाहते भी नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दूसरा मैसेज भेजा, आज मेरा जन्मदिन है,
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा। केशव के जवाब का इंतजार करते हुए मैंने बिस्तर को फिर से व्यवस्थित किया। मैंने ज़हरा को एक तरफ से दूसरी तरफ खिसकाया और बिस्तर की चादर बदल दी। वह हमेशा अपनी अलमारी में नई चादरें रखती थी। मैंने इस्तेमाल की हुई चादर को मोड़कर अपने बैग में रख लिया। मैंने फिर से फोन उठाया। अब उस पर नीले निशान थे। मैंने देखा कि वह केशव ऑनलाइन है। मुझे पता था मुझे पता था कि वह प्यार में पागल बेवकूफ ज़हरा के जन्मदिन पर नहीं सोएगा। मैंने उसे फिर से मैसेज भेजा। मुझे तो बस आश्चर्य हुआ कि तुमने मुझे शुभकामनाएं नहीं दी। खैर, पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोच रहा था। मुझे लगता है तुम व्यस्त हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने समय देखा। मुझे 20 मिनट में निकलना था। हताश होकर मैंने कुछ और संदेश भेजे। क्या तुम हो वहां? तुम्हारी याद आ रही है। 1 मिनट बाद मैंने उससे टाइप करते देखा। वाह, सच में? उसने जवाब दिया। बहुत बढ़िया। मछली कट रही है, मैंने खुद से कहा। 10 मिनट की भावुक बकवास के बाद वह ज़हरा को उसके कमरे में शुभकामनाएं देने के लिए आ रहा था, वफादार पिल्ले के साथ। मेरे बाहर निकलने का समय आ गया था। मैंने ज़हरा का फोन उठाया और उसे बंद कर दिया। मैंने उसे फिर से चालू किया। इस बार फोन ने पासकोड की मांग की। इससे कोई भी व्यक्ति अपने अंगूठे से फोन खोलने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने फोन को वापस चार्ज करने के लिए रख दिया। मैंने सैनिटाइजर और टिश्यू से कुछ भी छू गया था उसे साफ कर दिया और अपने बैग में इस्तेमाल किए गए सभी टिश्यूज को फेंक दिया। मैंने खिड़की खोली। दिल्ली की ठंडी फरवरी की हवा मेरे चेहरे पर लगी। मैंने समय देखा। सुबह 3:04। मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, मैंने खुद से कहा, और मैंने आम के पेड़ की एक टहनी पकड़ी और बाहर निकल गया। मैं आउटर रिंग रोड पर चला गया। मैं इतना मूर्ख नहीं था कि उबर ले लूं और निशान छोड़ दूं। मैं ठंड में अपने हाथ रगड़ता रहा और ऑटो का इंतजार करता रहा। 10 मिनट बाद मुझे एक ऑटो मिल गया। एयरपोर्ट, मैंने ऑटो चालक से कहा। उसने कहा, हम यात्रियों को नहीं ले जा सकते, हम सिर्फ घर जा रहे हैं। मैंने 5 बैंगनी 2000 रुपए के नोट निकाले और उसे दिखा दिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। बैठो, मैं घर जाकर क्या ही करूंगा, ऑटो ड्राइवर ने कहा।